हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही है। बॉब, एमी और उनके दो दोस्त टिम और जेरी एमी के घर पार्टी कर रहे थे। तभी बॉब एमी से कहता है, शायद मेरा मोबाइल फ़ोन घर पर ही रह गया, मैं भी अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आता हूँ। इतना कहकर बॉब अपने घर के लिए निकल जाता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए बॉब सामने रास्ते का कुछ ज़्यादा देख नहीं पा रहा था। रास्ते में बॉब देखता है कि रोड के एक साइड में एक कार काफ़ी खस्ता हालत में खड़ी है और उसके चारों तरफ काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। वहाँ बॉब को पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले कार के सामने एक लड़की के आने से कार का एक्सीडेंट हुआ है। बॉब इस बात को नज़रअंदाज करके अपने घर चला आता है। बॉब घर का डोर ओपन ही करने वाला होता है कि वो अपने आप ओपन हो जाता है। बॉब डरते हुए धीरे धीरे घर के अंदर जाता है। बॉब जानता है कि उसके वर्किंग क्लास दोनों पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, मगर फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई घर में है। अचानक किचन में कुछ बर्तन गिरते हैं। बॉब उन्हें देखने के लिए किचन की तरफ भागता है। किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। बॉब, आज तो मैं गया काम से। अचानक बॉब के फ़ोन के रिंग की आवाज़ बॉब के कानों में पड़ती है। बॉब अंधेरे में हल्के हल्के कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ता है और जाकर फ़ोन रिसीव कर लेता है। फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड एमी उससे कहती है, कहाँ रह गए तुम, जल्दी आओ ना। बॉब घबराई हुई आवाज़ में उससे कहता है, हाँ मैं भी आ रहा हूँ। एमी के घर पहुंचकर बॉब थोड़ा परेशान था। जेरी, क्या हुआ यार? कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे कैंपिंग पर। तुम क्यों इतना सैड हो रहे हो? बॉब, नहीं यार वो बात नहीं है। जेरी, तो फिर क्या बात है? बॉब जेरी को कुछ बताने वाला होता है। तभी उनके दो दोस्त शॉन और एना वहाँ आ जाते हैं। वो सब लोग उस रात जमकर पार्टी करते हैं। लगभग सुबह के 4 बजे टिम और जेरी को नींद आने लगती है। वो दोनों सबसे इजाज़त लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह बॉब के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। क्या आप बॉब एलन बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं बॉब एलन। बताइए क्या काम है? देखिए, कल रात को स्टेशन वाले रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मरने वाले लड़के के मोबाइल फ़ोन से हमें आपका नंबर मिला है। क्या आप पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? बॉब खामोशी से कॉल कट कर देता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर बॉब को पता चलता है कि कल रात करीब 4 बजे जेरी का कार एक्सीडेंट हुआ है। शायद कार डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से जा टकराई। पुलिस काफ़ी देर तक बॉब से पूछताछ करने के बाद उसे जाने देती है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद बॉब बहुत रोता है और अपने आप से कुछ फुसफुसाता है। तभी उसके फ़ोन पर एक और कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ सुनकर बॉब कांप जाता है। ये कॉल उसके फ्रेंड टिम के घर से थी, जिसकी गुजरी रात को रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। बॉब फौरन टिम के घर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि टिम के मॉम डैड का रो रो कर बुरा हाल है। वो टिम के मॉम डैड से पूछता है कि टिम को क्या हुआ था। वो तो रात पार्टी से बिल्कुल सही गया था। टिम की मॉम बॉब को बताती हैं कि टिम रात को घर आने के बाद चुपचाप अपने रूम में सोने चला गया था और सुबह हमने दरवाज़ा खोलना चाहा तो उसके रूम का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा अपने आप ओपन हो गया और टिम हमें इस हालत में मिला। बॉब रोते हुए उनके घर से बाहर निकल आता है। बॉब एमी, शॉन और एना को कॉल करता है। थोड़ी देर में वो तीनों बॉब के घर पहुंच जाते हैं। शॉन, क्या हुआ बॉब? तुम रात से इतने परेशान क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? बॉब उन्हें टिम और जेरी की रहस्यमयी तरीके से हुई मौतों के बारे में बताता है।
उनके मरने की बात सुनकर वो तीनों रोने लगते हैं। बॉब घबराई आवाज़ में उनसे कहता है, तुम्हें याद है हम लोग 3 दिन पहले रात को मिले थे? उस रात हमने बहुत बियर भी पी थी। शॉन, हाँ याद है। बॉब ये तुम हमें इतनी रातों कहाँ लेकर जा रहे हो? बॉब हंसते हुए, ये कोई आम जगह नहीं है, बहुत खास जगह है। तुम सबको वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। बॉब उन सबको एक पुराने कब्रिस्तान के पास लेकर पहुँचता है। शॉन, ये तुम हमें कहाँ ले आए बॉब? बॉब, आज हम सब कब्रिस्तान में बियर पियेंगे और बहुत मस्ती भी करेंगे। बॉब उन सबको बताता है, ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ एक बहुत पुरानी कब्र है जिसके पास जाने से लोग डरते हैं। वो सब बॉब के पीछे पीछे चलते हुए उस कब्र के पास पहुँच जाते हैं। शॉन, तो ये है वो कब्र? बॉब, हाँ यही है ना कितनी पुरानी और खौफनाक। शॉन अपने हाथ में पकड़ी बियर की बोतल उस कब्र पर फोड़ देता है। बॉब, अरे ये क्या किया तुमने? शॉन, इसने बहुत वक्त से शराब नहीं पी होगी, तो मैंने सोचा थोड़ी इसे भी पिला देता हूँ। शॉन, तो क्या हुआ? बॉब, दरअसल मैंने कुछ दिन पहले इंटरनेट पर एक पोस्ट देखी थी जिसमें कोई बता रहा था उस पुरानी कब्र में एक औरत दफन है जो शैतान की पूजा करती थी। मुझे लगता है हमने उस रात उसकी जो बेइज्जती की है वो हमसे उसका बदला लेने आई है। एमी, शॉन और एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहें। तभी बॉब उनसे कहता है, उस कब्रिस्तान के पीछे एक चर्च है, हमें वहाँ पता करना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। वो चारों फौरन कब्रिस्तान के पीछे वाले चर्च में पहुँचते हैं। चर्च काफ़ी पुराना और खस्ता हाल था। वो चारों चर्च के प्रीस्ट से उस पुराने कब्रिस्तान और कब्र के बारे में पूछते हैं, मगर वो प्रीस्ट उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है। बॉब, देखिए हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमारे 2 दोस्त मारे गए हैं, ये कोई मजाक नहीं है। बहुत कहने पर वो प्रीस्ट उन्हें एक बहुत पुरानी किताब देता है। प्रीस्ट, इस किताब को एक प्रीस्ट द्वारा 1890 में लिखा गया था, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। वो चारों उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें उन्हें उस समय हुई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र मिलता है। वो जैसे जैसे उस किताब को आगे पढ़ते जा रहे थे, उस किताब की राइटिंग्स और भी ज़्यादा धुंधली और पढ़ने में और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। किताब के फाइनल चैप्टर में उन्हें एक औरत का जिक्र मिलता है जिसे 1885 में चर्च के कुछ प्रीस्ट और आसपास के गांव वालों ने एक पेड़ से लटकाकर जला दिया था। वो औरत शैतान की पूजा करती थी। एक दिन उसने अपने 2 साल के बच्चे और अपने पति को बलि पर चढ़ा दिया। चर्च के प्रीस्ट और गांव वालों ने उसे कत्ल करने के जुर्म में पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया और उसी पेड़ के पास उसको दफना दिया गया, मगर उसकी आत्मा वहां मौजूद रही। वो चारों समझ गए कि उस रात उन्होंने वहां शराब की बोतल फोड़कर उसकी आत्मा को जगा दिया है।